जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ आ रही है तो उसके लिए कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करें। उसके अलावा आप लोगों को लगता है कि वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर दिया करें, अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस उससे ज़्यादा बेहतर बनाई जा सकें। तो आज हम जब सबक की एक्सरसाइज करने लगे हैं वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज की ग्लोसरी पे जाते हैं। इसकी ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। स्कार्सिटी किस चीज़ को कहते हैं? स्कार्सिटी किसी भी चीज़ की कमी को बोलते हैं, ठीक है। लैक, ये शॉर्टनेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी को बोलते हैं। सैनिटेशन किसे बोलते हैं? सैनिटेशन का मतलब होता है कि चीज़ को साफ सुथरा रखना, ठीक है, क्लीनलीनेस को बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग प्लेसेस फ्री फ्रॉम द डर्ट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ को कहते हैं? द सिस्टम ऑफ पब्लिक वर्क फॉर द कंट्री, स्टेट और रीजन, जिसमें सारा निज़ाम आ जाता है कि बिल्डिंग्स कैसे बनी हुई हैं, उनके पानी का सिस्टम कैसे है, ये सारा क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का क्या मतलब होता है? जिस चीज़ की पेशिन गोई की जा सके, ठीक है, जिसकी पेशिन गोई की जा सके। प्रिडिक्टेबल का क्या मतलब है? कैपेबल ऑफ बीइंग प्रिडिक्टेड। उसके बाद है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का क्या मतलब है? मेंटेनेबल, जिसको मुतवाजन रखा जा सके। उसके बाद है रेजिलियंस। रेजिलियंस किस चीज़ को बोलते हैं? द प्रोसेस एंड द आउटकम ऑफ द सक्सेसफुली अडेप्टिंग टू द डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कि किसी भी चीज़ के लिए जब आप रेजिलियंस होते हैं कि कैसे चैलेंज और कैसे मुश्किलात का सामना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेजिलियंस। क्वाड्रिपल का क्या मतलब होता है? मल्टीपल्स, कई गुना, ठीक है। क्वाड वैसे चार के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कंट्रोल, क्वाड्रिपल कंट्रोल, ये एक ही लफ्ज़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि कई गुना उस पर काबू पाना, मल्टीपल टाइम कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं? डायरेक्शन को, रूल एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं। उसके बाद जी हमारे पास हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर एंड बैड सैनिटेशन ऑन कम्युनिटीज। The effects of drinking unclean water and bad sanitation on communities include waterborne disease, health problem and even death, ठीक है। तो ये चीज़ें बयान की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द डिमांड फॉर द क्लीन वाटर राइजिंग डे बाई डे? वाई इज़ द डिमांड फॉर द क्लीन वाटर राइजिंग डे बाई डे? The demand for the clean water is rising due to rapid population growth, urbanization, and increasing water needs from the agriculture industry and the energy sector, ठीक है। पानी की क्यों ज़रूरियात बढ़ रही हैं? क्योंकि शहर बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए एग्रीकल्चर ज़्यादा उगाना पड़ रहा है, तो उसके लिए पानी की ज़रूरियात बढ़ रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन डर्टी वाटर बी प्योरीफाइड? डिस्क्राइब इन द डिटेल प्रोसीजर टू द प्योरीफाइड वाटर। तो वाटर कैन बी प्योरीफाइड थ्रू द वाटर हार्वेस्टिंग, डिसैलिनेशन, वाटर एफिशिएंसी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग एंड रीयूज टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि इस तरह पानी प्योरीफाइड किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट ऑन अनक्लीन वाटर एंड बैड सैनिटेशन ऑन द कम्युनिटीज एंड रीजन्स। Unclean water and bad sanitation can lead to the waterborne disease, health problems, and even death affecting communities and regions, ठीक है। पानी की वजह से जो बीमारियां हैं, अगर सफाई सुथराई का ख्याल ना रखा जाए तो ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि मौत के मुंह में ले जाती हैं इंसान को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रोल डज वाटर प्ले इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कन्वर्सेशन? Water plays a crucial role in the sustainable development, environment conservation, poverty reduction, food security and peace and human rights, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉवर्टी वगैरह में, गुर्बत वगैरह में कैसे पानी काम आ सकता है अगर पानी पे अगर काम किया जाए अच्छे पानी पे, ठीक है। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एक्सेस टू द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन? Climate change impacts access to the clean water and sanitation, making water availability less predictable and exacerbating the water scarcity, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, पानी की हालत और भी ख़राब होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7,
What are the economic implications are investing the clean water and sanitation infrastructure? Investing in clean water and sanitation infrastructure can lead to increased water use efficiency and reduced water stress. ठीक है, तो कैसे कैसे इससे बचा जा सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो सकता है, ठीक है, और पानी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे ताकि पानी की परेशानियां कम हो. हाउ कैन टेक्नोलॉजी and innovation play a role in improving access to the clean water and sanitation? Technology and innovation can improve access to the clean water and sanitation through the efficient management practices. ठीक है, ये हमने एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे आजकल के फाउंटेन्स आए हुए हैं, कैसे पानी को बचाया जा सकता है. जैसे हम हाथ वगैरह धोने के लिए पूरी टूटी खोल देते हैं, ठीक है, ब्रश कर रहे होते हैं तो हम अपना टूटी खोल के रखते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लोर द वे ऑफ द प्योरीफाइंग द कंटेमिनेटेड वाटर. ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे बयान की गई हैं, वाटर हार्वेस्टिंग है, डिसैलिनेशन है, वाटर एफिशिएंसी है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, रिसाइकलिंग एंड रीयूज टेक्नोलॉजी है. ठीक है, इन चीज़ों से क्या किया जा सकता है? पानी को दोबारा ठीक किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 10, identify the health issues caused by the drinking unclean water. Drinking unclean water can lead to the waterborne disease like malaria and diarrhea. ठीक है, साफ पानी ना अगर ना पिए आप तो उससे ये बीमारियां हो सकती हैं. क्वेश्चन विद इन द चैप्टर, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सैनिटेशन एंड हाइजीन? सैनिटेशन रेफर्स टू द सेफली मैनेज सैनिटेशन सर्विसेज एंड हाइजीन रेफर्स टू द हैंड वॉशिंग एंड फैसिलिटीज़. ठीक है, सैनिटेशन का क्या मतलब है कि किस तरह से पानी को मैनेज करना है, और हाइजीन का मतलब है कि किस तरह से खुद को साफ रखना है, हाथ वगैरह धो के. गिव योर सजेशन ऑन इम्प्रूविंग द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी फॉर द एवरीवन. Suggestion for improving drinking water quality includes increasing sector-wide investment and capacity building, promoting the innovation and enhancing the cross-sectoral education coordination. अब पानी की क्वालिटी कैसे बेहतर की जा सकती है ताकि पूरी दुनिया के मुल्क एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, एक अच्छा सा उस पर मैनेजमेंट बनाएं, उस पर अच्छा सा सिस्टम बनाएं ताकि उस पर काम किया जा सके. हु कैन इन्वेस्ट इन द वाटर रिसर्च ओवरऑल डेवलपमेंट. ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कैन इन्वेस्ट इन द वाटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सिविल सोसाइटियाँ क्या होती हैं? जो पब्लिक की खिदमत करती हैं. क्वेश्चन के बाद ये आगे देखते हैं, तो ये जो बी पार्ट है ये बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन जो उठाए गए हैं, तो ये सारी ब्लैंक स्पेसेस हूबहू उठाई गई है लेसन के अंदर में से. एक्सेस टू द सेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इज मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड फॉर द हेल्थ एंड पॉवर्टी रिडक्शन. 2, डिमांड फॉर वाटर इज rising owing to rapid population growth, urbanization and increasing water needs from agriculture, industry and energy sector. 3, water is essential not only to health but also poverty reduction, food security, peace and human rights, ecosystem and education. We can preserve our own water ecosystem, their biodiversity and take action on the climate change. Fifth, civil society organizations should work to keep governments accountable, invest in water research development, and promote the inclusion of the women, youth, and indigenous communities in the water. जी, इसके बाद है पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कि जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं, ये सारे उसने दी हुई है. सबसे पहले क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है टाइम सीक्वेंस. कि अब ऐसा नहीं है कि आप किसी इवेंट के बारे में लिख रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो 2020 वाली बात पहले लिख दें और 2024 वाली बाद में लिख दें. ठीक है, नहीं, टाइम सीक्वेंस में चलें. काज एंड इफेक्ट, उसके बाद जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसका काज एंड इफेक्ट लिखते हैं, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि किन किन कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जा सकता है. उसके बाद पहले उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन आप बताते हैं, उसके बाद कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बताते हैं, उसके बाद स्पेस आर्डर. ठीक है, कि उसमें किन किन चीज़ों का गैप है, जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप बताते हैं. ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो सबसे पहले आप
इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, उसके बाद उससे कम इम्पॉर्टेंट, उसके बाद उसके कम चीज़ बताते हैं, उसके बाद उससे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, उसके बाद उससे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। उसके बाद जो आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसका आपने सॉल्यूशन भी देना होता है। जी, इसके बाद देखते हैं एक्सटेंडेड डिस्कशंस। एक्सटेंडेड डिस्कशंस रेफर टू इन डेप्थ कन्वर्सेशन, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, जब आप गहराई तक चले जाते हैं। अ डायलॉग दैट एक्सप्लोर्स द स्पेसिफिक टॉपिक इश्यूज। आप जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, फिर आप रेफरेंसेस देते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ मैंने पहले भी पढ़ रखी है, आप उसका हवाला देते हैं। These discussions often involve the exchange of the ideas, arguments and information among the individuals and group. उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि जो चीज़ हमने पहले पढ़ी थी वो क्या थी, इसमें क्या है, माइनर सा डिफरेंस क्या है और अच्छा क्या हो सकता है। जी, उसके बाद देखते हैं ज़रा काइंड ऑफ वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब। A transitive verb always has a noun that receives the action of the verb, for example. और intransitive verb क्या होती है? An intransitive verb has a direct or indirect object for the example. ठीक है, अब इस बात को आपने समझने की कोशिश करनी है ज़रा। अब देखें, अली गेव उसामा द बॉल पेंसिल, द पेंसिल, ठीक है। अब देखें, अली सब्जेक्ट हो गया है, गेव हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है। अब दूसरे को देखें, लैबा रेजेस हर हैंड। अब रेजेस के बाद, रेजेस वर्ब है, उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। हैंड अगर ऑब्जेक्ट है तो हर उसी नाउन के बारे में हमें बता रहा है, उसकी पोजेशन बता रहा है। अब जरा ये इन सेंटेंसेस को आप देखिएगा तो आपको समझ आएगी कि इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का हमें फ़र्क कैसे पता चलता है। देखिए, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, ही गोज टू स्कूल, ये इंट्रांजिटिव है। हमें कैसे पता चलता है इंट्रांजिटिव? अब देखें, ही गोज टू स्कूल। अब देखें, गोज वर्ब है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखें, गोज और स्कूल के दरमियान टू लगा हुआ है। तो इंट्रांजिटिव के लिए एक बात याद रखें, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि आगे वाला वो वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो वो हमने प्रीपोजिशन के साथ मिला के बना तो दिया, इसे कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज बना के उसको ऑब्जेक्ट बना देना, ठीक है। ये हमने टू स्कूल आ गया तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन गोज हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं, जिसे डाई ट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है। अब देखें, ही राइट्स लेटर। अब देखें, राइट्स के डायरेक्ट बाद क्या आ गया, लेटर आ गया। अब इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव लेटर जो ऑब्जेक्ट है और जो राइट वर्ब है, इसके दरमियान लेटर और राइट, इन दोनों के दरमियान और कोई चीज़ नहीं है, तो इसके लिए कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसी तरह अब तीसरे सेंटेंस को देखें, ही राइट्स ऑन वाइट बोर्ड। अब देखें, वही राइट सेम वर्ब है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ पे राइट और वाइट बोर्ड के दरमियान क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में टू था, तो यहाँ पे ये ऑन आ गया है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। ऐसा वर्ब जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के लिए यूज़ किया जा सके उसे डाई ट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आएगी। अब आगे देखते हैं ज़रा इंट्रांजिटिव। अब देखें, गर्ल स्लीप, द गर्ल्स स्लीप, लड़कियां सोती हैं। अब ये मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखी है, ये ज़रा देखें आप। द गर्ल स्लीप्स ऑन द बेड। अब देखें, अब स्लीप हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। स्लीप हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ये मैंने आपको स्लीप के आगे उसी सेंटेंस को एक्सटेंड किया है, ऑन आ गया, प्रीपोजिशन आ गई ऑन द बेड, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बना के हमने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया है, जो कि क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है, वो फिर इंट्रांजिटिव है, और वो हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज बना के उसको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके आगे देखें, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का एक सिंपल सा मतलब याद रखें, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट। फाइनाइट का क्या मतलब होता है, लिमिट। तो सिंपल इसके लिए ये याद रखें कि वो वर्ब जो टेंसेस को देख के या सब्जेक्ट को देख के लिमिट हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं,
फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब ये ज़रा इसको देखें, अब हमने ही के साथ, वर्ब के साथ एस ऐड कर दिया, ही राइट्स कर दिया, हमने दे के साथ राइट कर दिया, आई के साथ भी राइट कर दिया। देखें हमारा वर्ब जो था वो लिमिट हो गया। और इसी तरह मैं ही इज लिखूं तो राइटिंग लिखूंगा, दे आर लिखूं तो राइटिंग लिखूंगा, दे हैव लिखूंगा तो रिटन लिखूंगा। जब सब्जेक्ट को देख के, टेंस को देख के वर्ब हमारा लिमिट हो जाए उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। आगे जो इसने एग्जांपल दी हुई है ज़रा इनको देखते हैं। आई ईट राइस, ही ईट्स राइस। अब देखें ही के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं लेकिन आई के साथ नहीं करते। और इसने इधर क्या लिख दिया, दे ईट राइस, और दे के साथ भी हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। होपफुली आपको समझ आई होगी। उसके बाद है इनफाइनाइट वर्ब। अगर फाइनाइट का मतलब लिमिट है तो इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है, अनलिमिटेड। इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है, अनलिमिटेड। अब देखें, एन इनफाइनाइट वर्ब इज विच हैज टू बिफोर इट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू आ जाए इसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। इट शोज इनफाइनाइट एक्शन। इनफाइनाइट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या कहते हैं इसको, अनलिमिटेड। when it is used at the beginning of the sentence, for example। अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। टू सी इज टू बिलीव। ठीक है, अब देखें ये अनलिमिटेड हो गया है, इनफाइनाइट वर्ब है जब उससे पहले टू आ गया। इसी तरह आगे देखें, टू बी वीक इज मिजरेबल। टू बी हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट वर्ब हो गया, और इधर टू सी क्या हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट वर्ब हो गया। अब आगे देखें, डिसाइड वेदर द वर्ब इन द बोल्ड आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। द गर्ल वाज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग। अब देखें, द गर्ल वाज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग। ये ऑल डे लॉन्ग जो है बेटा, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है जो वर्ब के बारे में बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा हमारे पास वर्ब क्या होगा, इनट्रांजिटिव होगा। सेकंड को देखें, वी शोड हर द फोटो एल्बम। वी शोड हर। अब देखें शोड हर, ये क्या आ गया हमारे पास, शोड वर्ब आ गया, हर ये पोजीशन आ गया, फोटो एल्बम तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके पास आ गया है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। थर्ड को देखें, इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम। इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम। अब देखें रेनिंग आ गया, एट दैट टाइम आ गया, तो एट दैट टाइम किस चीज़ के बारे में, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एट दैट टाइम एज एन एडवर्ब फ्रेज यूज हुआ है, तो ये क्या होगा, इनट्रांजिटिव होगा, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मदर गेव अ कुकी टू द चाइल्ड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपने ये देखना है कि वर्ब और उसके दरमियान, ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई प्रीपोजिशन तो नहीं है। आप देखें, मदर गेव, गेव वर्ब है, आ कुकी। ठीक है, कुकी क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ को देखें ज़रा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली। अब देखें, एडवाइज्ड मी, अब मी आ गया। ठीक है, तो मी की, आई की ये क्या है, सब्जेक्टिव हालत होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव हालत होती है, तो आई की ऑब्जेक्टिव हालत आ गई, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव। आई एट द चेरीज। अब एट के डायरेक्ट बाद चेरीज ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव हो गया। इसके बाद देखते हैं, चूज विच वर्ब इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, माई लिटर ब्रदर वांट्स टू बी एन एक्टर। ठीक है, वांट्स क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। वांट्स क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि हम एस या ई एस का इजाफा किसके साथ करते हैं, फाइनाइट के साथ करते हैं। शी वर्कड हार्ड टू पास। ठीक है, शी वर्कड हार्ड टू पास, तो इसमें हमारे पास ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि टू पास आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आई कुडंट सॉल्व द प्रॉब्लम। कुडंट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। टू आर इज ह्यूमन। टू आर इज ह्यूमन। अब इसमें हमारे पास वर्ब क्या हो गया, इसमें भी हमारे पास फाइनाइट हो गया। तो इसमें वैसे इसने बताया हुआ नहीं है, ठीक है, कि कौन सा बताना है, टू आर इज ह्यूमन इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, माई लिटर ब्रदर वांट्स टू बी एन एक्टर। ठीक है, वांट्स क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। वांट्स क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि हम
एस या ई एस का इजाफा किसके साथ करते हैं, फाइनाइट के साथ करते हैं। शी वर्क हार्ड टू पास, ठीक है, शी वर्क हार्ड टू पास, तो इसमें हमारे पास ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि टू पास आया हुआ है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आई कुडंट सॉल्व द प्रॉब्लम, कुडंट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। टू आर एज ह्यूमन, टू आर एज ह्यूमन, अब इसमें हमारे पास वर्ब क्या हो गया, इसमें भी हमारे पास फाइनाइट हो गया। तो इसमें वैसे इसने बताया हुआ नहीं है, ठीक है, कि कौन सा बताना है। टू आर एज ह्यूमन, एज ह्यूमन, इसमें इज आया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या आया हुआ है, इज आया हुआ है, और इज हम किसके साथ लगाते होते हैं, सिंगुलर के साथ लगाते होते हैं, लिहाजा सब के साथ नहीं लगा सकते, तो लिहाजा ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। उसके बाद देखते हैं डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। तो डेनोटेशन और कॉनोटेशन का मेरे ख्याल में हम टॉपिक पहले किसी लेसन में कर चुके हैं, अगर नहीं भी कर चुके तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। तो एक बात याद रखें, डेनोटेशन रेफर्स टू द लिटरल डिक्शनरी मीनिंग। अब देखें, हम जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ का एक तो लफ्ज़ी मानी होता है और एक वो होता है जिस तौर पे हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो डिक्शनरी वाला मीनिंग होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, डेनोटेटिव मीनिंग या डेनोटेशन, ठीक है। किसको कहते हैं, डिक्शनरी डेफिनेशन को। इट इज़ द एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव मीनिंग दैट वर्ड कैरीज, ये उसका वो वाज़ेह मतलब होता है जो डिक्शनरी हमें बताती है। अब देखें, एग्जाम्पल चेक करें ज़रा। फॉर एग्जाम्पल, द डेनोटेशन ऑफ द वर्ड स्नेक इज़ अ लॉन्ग लेगलेस रेप्टाइल। अब सांप, अब ये स्नेक वाला वर्ड आप दोस्त के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है, अ लॉन्ग एंड लेगलेस रेप्टाइल, ठीक है, ऐसा रेप्टाइल जिसकी टांगें नहीं होती। अब इसके बाद ज़रा कॉनोटेशन को देखते हैं। कॉनोटेशन ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व द इमोशनल, कल्चरल और सोशल एसोसिएशन एंड इम्प्लीकेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि एक उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है और एक वो होता है जिसमें हम उसे यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कॉनोटेशन कहते हैं। अब देखें, और कॉनोटेशन के बाद एक बात याद रखें, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो न्यूट्रल भी हो सकती है। अब उसी स्नेक को देखें ज़रा। द वर्ड स्नेक may have connotation of deceit or danger due to the cultural and symbolic association। अगर हम किसी दोस्त को कहते हैं कि वो एक स्नेक है या वो एक सांप है, तो इसका क्या मतलब है कि वो धोखेबाज है। उस कल्चर में डिपेंड करता है कि वो सांप के लिए कौन सा इस्तारा इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो किसी चीज़ को यूज़ करते हैं। अब देखें, एग्जांपल देखें, डेनोटेशन। अब होम की एग्जांपल दे रहा है। डेनोटेशन क्या, प्लेस वेयर वन लिव्स, अ रेजिडेंस। होम वैसे हम किसको कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे वो रहता है। अब इसकी कनोटेशन क्या होता है, वार्मथ, कंफर्ट, सेफ्टी। अब अगर कोई बंदा कहता है कि कराची इज़ माई होम, तो इसका मतलब है बंदा वो कराची में कंफर्ट फील करता है, सेफ्टी फील करता है, ठीक है, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो उस चीज़ से अपना ताल्लुक ज़ाहिर कर रहा होता है। इट ऑफन कैरीज पॉजिटिव इमोशनल एंड अटैचमेंट, ठीक है। अब देखें, स्नेक को देखें, इसके डेनोटेशन मीनिंग क्या है, अ लॉन्ग लेगलेस रेप्टाइल दैट स्लीदर्स, ठीक है, ये वही उसका डिक्शनरी मीनिंग है। अब कनोटेशन में देखें, नेगेटिव connotations are often associated with the snake due to its use as a metaphor for deceit or betrayal। क्योंकि सांप हमेशा धोखा देता है, डसता है, तो इसलिए इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह ये आगे वर्ड हैं, इनका आपने डेनोटेशन भी देना है, उनका कॉनोटेशन भी देना है, ठीक है। पैट्रियट किसको कहते हैं, हुब्बुल वतन को कहते हैं, अ पर्सन हु लव्स एंड सपोर्ट्स देयर कंट्री। लेकिन अगर इसकी कॉनोटेशन देखी जाए, इसको लॉयल्टी, वफादारी के लिए इस्तेमाल होता है, ड्यूटी, नेशनलिज्म, प्राइड, डिवोशन, अकीदत के लिए, ठीक है। प्राइड का क्या मतलब होता है, फ़ख्र के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अब क्यूरियस को देखें, क्यूरियस के डेनोटेशन मीनिंग क्या है, हैविंग ए डिज़ायर टू लर्न टू नो समथिंग, जब आप किसी चीज़ के बारे में तजस्सुस रखते हो। लेकिन इसी के कॉनोटेशन क्या, इंक्विजिटिव कहते हैं, इंटरेस्टेड कहते हैं, ईगर कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि आई एम क्यूरियस अबाउट समथिंग, इसका मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हैं। अब स्टॉर्म को देखें, वैसे तो इसका मतलब है तूफ़ान, असवेयर वेदर कंडीशन, लेकिन
इसी को कोनोटेशन मीनिंग में इसे क्या कहते हैं, टर्बुलेंट कहते हैं, इंटेंस कहते हैं, डेंजरस कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, क्योटिक कहते हैं। अब देखें तूफ़ान में अगर आप किसी बंदे के बारे में कह देते हैं कि ही इज़ अ स्टॉर्म, तो इसका क्या मतलब है कि वो डेंजरस है, वो डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो ये आप अपने उस लफ्ज़ को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे कोनोटेशन कहते हैं। ओल्ड का क्या मतलब है, हैविंग एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब ओल्ड क्या होता है, जिसकी उम्र ज़्यादा हो। लेकिन अब देखें इधर उसकी कनोटेशन एजेड, एक्सपीरियंस्ड, अगर हम कहते हैं कि वो भाई ओल्ड, ही इज़ एन ओल्ड पर्सन, इसका मतलब क्या हो गया, वो एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेडिशनल है, वो हर चीज़ के बारे में जानता है। लेकिन उसका नेगेटिव मीनिंग आउटडेटेड भी हो सकता है। ठीक है, वो आपने देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज़ हो रहा है। अब इनोसेंट को देखें, इनोसेंट मासूम को कहते हैं, नॉट गिल्टी और हार्मफुल। लेकिन इसी चीज़ को हम कॉनोटेशन में अगर देखें, प्योर, नाइव, वल्नरेबल, ब्लेमलेस, राइटियस। ठीक है, अब इसी तरह अग्रेसिव को देखें, शोइंग अ स्ट्रांग एंड फोर्सफुल एटीट्यूड। अब अग्रेसिव वो होता है जो गुस्सा दिखा रहा हो, लेकिन हॉस्टाइल, कन्फ्रंटेशनल, थ्रेटनिंग, बिलीजेंट। ठीक है, ये सारे क्या है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक डिपेंड करता है। स्किनी, वेरी थिन और स्लेंडर, वीक, फ्रेजाइल। ठीक है, तो ये सारे उसके कनोटेटिव मीनिंग है। जो ग्रीन लिखे हुए हैं ये कनोटेटिव हैं, जो रेड लिखे हुए हैं ये उनके डेनोटेटिव है। हाउस, अ बिल्डिंग और ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ पे इंसान रहते हैं। लेकिन होम, शेल्टर, कंफर्ट, सिक्योरिटी, वर्म। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है स्माइल, अ फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग हैप्पीनेस। ठीक है, स्माइल हम किसे कहते हैं, जब आप एक फेशियल एक्सप्रेशन का नाम है, लेकिन कनोटेटिव में इसका फ्रेंडलीनेस, जॉय हो सकता है, अप्रोचेबली, वार्मथ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंसेस। कट आउट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को निकाल देना। प्लीज़ कट आउट द अननेसेसरी डिटेल एंड गेट टू द पॉइंट। उसके बाद है ड्रेसअप। ड्रेसअप, शी लाइक्स टू ड्रेस अप इन फैंसी क्लोथ्स फॉर द स्पेशल ओकेजन्स। ठीक है, ड्रेसअप का क्या मतलब होता है, तैयार होना, कपड़े पहनना। ड्रॉप बैक, द टीम हैड टू ड्रॉप बैक एंड रीग्रुप आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड डिफीट। ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ का क्या मतलब है, कैन यू ड्रॉप ऑफ द पैकेज टू द पोस्ट ऑफिस। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कहीं पे छोड़ देना, कहीं पे रख के आना। ड्रॉप आउट, ही हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ द कॉलेज ड्यू टू फाइनेंशियल। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कहीं से निकल जाना। ठीक है, एंड अप, आफ्टर अ सीरीज ऑफ मिस एडवेंचर्स दे एंडेड अप लास्ट एंड मिडल ऑफ नोवेयर। एंड अप का क्या मतलब होता है, इख्तिताम पे पहुंचना। उसके बाद है प्रिसी राइटिंग। प्रिसी राइटिंग क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को, इसे उर्दू में तलखीस कहते हैं, मुख्तसर करके लिख देना। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ये हम कैसे लिखते हैं। प्रिसी राइटिंग इज़ अ वैल्यूएबल स्किल दैट इन्वॉल्व समराइजिंग लॉन्गर टेक्स्ट। ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं मैं इनको पढ़ूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। समराइजिंग द लॉन्गर टेक्स्ट, मेन पॉइंट्स। तो प्रिसी आपकी क्या होती है, ये वैसे 1/3 होती है। अगर आपको 100 अल्फाज दिए गए हैं, 100 वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसका मतलब होता है आपने 33 लिखने हैं। अगर 300 दिए गए हैं तो इसका मतलब होता है आपने 100 लिखने हैं। प्लस माइनस 5 हो सकता है, 95 भी हो सकते हैं, 105 भी हो सकते हैं। लेकिन उसका होता क्या है, 1/3 होता है। लेकिन अगर कहीं पे आपको लिमिट दी गई हो तो वो फिर आप उन्हीं वर्ड लिमिट में लिखना होता है। तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, रीड एक्टिवली। ठीक है, तो क्लोज अटेंशन के साथ उसे पढ़ना है ताकि आपको चीज़ें समझ आए। ठीक है, उसमें क्या क्या आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। जब तक थॉरो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थॉरो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि उसे कम्प्लीटली समझें। जब तक आप समझेंगे नहीं, उसे सेंट्रल थीम आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं लिख सकते। उसके बाद 3 है हाईलाइट द की पॉइंट्स। अब देखें कि जब भी कोई टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो और आपने उसकी प्रिसी लिखनी हो तो उसके लिए आपने की पॉइंट्स क्या करने होते हैं, हाईलाइट करने होते हैं। आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स, एग्जांपल, एविडेंस प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट। ठीक है, तो ये इसी बेस पे आप फिर क्या करते हैं, अपनी प्रिसी लिखते हैं। क्रिएट एन आउटलाइन। आउटलाइन आप कैसे, ब्रीफ आउटलाइन एक बना लेते हैं, जो जो मेन पॉइंट हो ना,
तो वो उन्हीं मेन पॉइंट को देख के फिर अपनी प्रेसी लिखा करें, ताकि आप कंप्लीट सेंटेंस कॉपी नहीं करें। अगर आपने कंप्लीट सेंटेंस वहीं से कॉपी कर लिए तो वो फिर कॉपी पेस्ट हो जाता है, वो आपकी प्रेसी नहीं होती। उसी आउटलाइन के मेन पॉइंट बना के फिर वही मेन पॉइंट आगे रख के उसी को देख के तलखीस या प्रेसी लिखनी चाहिए। राइट अ थीसिस स्टेटमेंट, क्राफ्ट अ क्लियर एंड कंसाइज थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? जब आप कोई एस्से लिख रहे होते हैं, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, अगर आप उसकी डेफिनीशन को देखें, उस डेफिनीशन में आपको क्या है, उस बायोलॉजी या केमिस्ट्री जिस भी सब्जेक्ट की आप डेफिनीशन पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको सब पता चल जाता है। इसी तरह थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट आपके पूरे एस्से के बारे में बता देती है कि आपका एस्से किस चीज़ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उसके लिए थीसिस स्टेटमेंट लाजमी देखा करें। उसके बाद है स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, तो जब आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है, क्या करना है, आपने पैराफ्रेज द थीसिस स्टेटमेंट। जो आपको थीसिस स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आपको कोई एक लाइन ऐसी लगेगी कि हाँ ये क्रक्स है इस चीज़ का, जो सारा हमने टेक्स्ट पढ़ा है इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो उसका थीसिस स्टेटमेंट होता है। अब आगे देखें, फोकस ऑन क्लैरिटी। ठीक है, तो इससे पहले थीसिस स्टेटमेंट को निकाल के स्टार्ट राइटिंग थीसिस, तो आपने जहाँ से लिखना है तो आपने भी थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करना है, क्योंकि आप एक इस्टेब्लिश्ड राइटर नहीं हैं। तो आप वैसे थीसिस स्टेटमेंट का जनरली रूल यही होता है कि शुरू में होनी चाहिए, लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो दरमियान में भी कहीं लिख देते हैं। लेकिन आपने जब भी शुरू करनी है, आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट सबसे पहले लिखना है, क्योंकि आप एक बड़े माने जाने एक्सपर्ट राइटर नहीं है, तो इसलिए आपका हमेशा पहले होना चाहिए थीसिस स्टेटमेंट। फोकस ऑन द क्लैरिटी, राइट क्लियरली एंड कंसाइजली योर ओन वर्ड्स। तो ये योर ओन वर्ड्स को हाईलाइट मैंने किया हुआ है, वहाँ से सेंटेंस कॉपी करके आपने नहीं लिखने, वो आपके अपने अल्फाज होने चाहिए। टेक्स्ट मेन आइडियाज़, अवॉइड जार्गन। जार्गन क्या होता है? स्पेसिफिक वोकेबलरी को बोलते हैं। ठीक है, किसी फील्ड से रिलेटेड जो स्पेसिफिक वोकेबलरी होती है उसे जार्गन बोलते हैं। तो जनरल वोकेबलरी यूज़ करनी है ताकि उनको समझ आए। एलिमिनेट द अननेसेसरी डिटेल। ठीक है, ओमिट द लेस रेलिवेंट, जो चीज़ ज़्यादा रिलेटेड नहीं है उसे निकाल देना है। मेंटेनिंग द प्रॉपर स्ट्रक्चर, फॉलो द लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपको अच्छा लग रहा है वो आपने फॉलो करना है। और इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस आपने देखना है वो कब आएंगे, मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो सारे आपने लिखने हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है। चेक फॉर द एक्यूरेसी, प्रिसाइज प्रिसी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो आपने उसी के मेन पॉइंट लिखने, ये ना हो आपने देख लेना है कोई मज़ीद पॉइंट आपने ऐड ना किए हो, उससे हट के नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसी इंफॉर्मेशन को आपने कम करके लिखना है जो आपको दी गई है। उसके बाद क्या है, एडिट एंड रिवाइज, रिव्यू योर प्रीसी फॉर क्लैरिटी, पंक्चुएशन एरर्स। जाहिर सी बात है जब आपने लिख लेना है तो देखना है कोई आपने टेंसेस वगैरह या पंक्चुएशन की कोई मिस्टेक ना की हो। 12 नंबर है, कीप इट विद इन द वर्ड लिमिट। तो आपने वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखना है। अगर आपको स्पेसिफिक लिमिट बताई गई है कि आपने इतने वर्ड लिखने हैं तो उन्हीं तक रहना है, अदरवाइज उसको देख लिया करें, जितने वर्ड हों उसका 1/3 लिख लिया करें। और जितने वर्ड हों, एक एक वर्ड को आप काउंट नहीं कर सकते, एक ऊपर वाली लाइन काउंट कर लिया करें, एक इन बिटवीन दरमियान में कोई लाइन के वर्ड काउंट कर लिया करें, एक एंड पे कर लिया करें, उनका एवरेज निकाल लिया करें, वो आपको उसका एवरेज निकल आएगा। और इसी तरह आप जब पेज पे लिखते हैं आपको पता है कि एक लाइन पे आप कितने वर्ड लिखते हैं, वो एवरेज निकाल लिया करें, उसका 1/3 लिख दिया करें। सीक फीडबैक, शेयर यूर पीसी विद अदर्स फीडबैक। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाएं ताकि वो आपको बता सकें कि कैसे कैसे आप अपने पीसी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसी तरह ये आगे इसने दी हुई है, इसको देख लें, इसने आगे उसकी बनाई हुई है प्रीसी। ठीक है, ये तो इसने ऑलरेडी की हुई है, हमने आगे वाली करनी है। देखें, प्रीसी इज द गिवन इफेक्टिवली यूजिंग प्रीसी राइटिंग स्किल। ठीक है, देखें ये जो हमने प्रीसी राइटिंग लिखनी है, तो ये मैंने हाईलाइटिंग की हुई है। जब भी आपने लिखना है, जब भी किसी टेक्स्ट को पढ़ना है, उसके मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट करते जाना है। इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, अडेप्टेबिलिटी हैज़ बिकम अ क्रूशल स्किल। ये जो मैंने किए हुए हैं ये मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे थे। ठीक है, वेदर इन वंस करियर एंड पर्सनल लाइफ। इसकी एंड पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने इसकी
वो लिखी हुई है प्रीसी। ठीक है, पर्सनल लाइफ, even survival, the ability to adapt to new circumstances and challenges paramount. Adaptable individuals are not just resilient, they thrive in uncertainty. They can adjust their strategies, learn new skills and embrace the change. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, इट्स अबाउट ग्रोथ। अब मैं मेन पॉइंट पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। सक्सीड, नेवर ब्रेकिंग, की टू इनोवेशन, फोस्टर्स क्रिएटिविटी, फ्रीडम, फ्री फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, लिमिटेशंस को कंस्ट्रेंट किसको कहते हैं, नॉट अलाउड चीज़ों को कहते हैं। स्टेइंग रेलिवेंट एंड सीक्रेट टू स्टेइंग रेलिवेंट। अब इसी को हम देखते हैं कि मैंने इसको कैसे लिखा है। अब देखें, वही चीज़ जो थी मैंने उसको मिनिमम वर्ड में, अडेप्टेबिलिटी इज़ द वाइटल स्किल इन टूडेज फास्ट changing world, essential for success in the career, personal life, and survival. Adaptable individuals thrive in uncertainty, adjust strategies, learn new skills, and embrace the change with the enthusiasm. Adaptability fosters innovation, creativity, and progress, allowing us to stay relevant and achieving the lasting success. ठीक है, तो ये मैंने उसकी प्रीसी लिखी हुई। तो इसके आगे देखते हैं राइटिंग मैकेनिक्स। राइटिंग मैकेनिक क्या होते हैं? इन राइटिंग मैकेनिक्स एंड conventions, rules, and system for how things should be written down in order to ensure that what ends up on the page is what one means to express. ठीक है, राइटिंग मैकेनिक्स क्या होते हैं कि जो आप लिख रहे हैं उसको इस तरह से लिखना कि आगे वाला जो बंदा पढ़ रहा हो उसे भी समझ आए कि आप ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे उर्दू में हमारे पास एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। अब देखें, अगर इसको आप पढ़ें, रोको मत जाने दो, रोको मत, इसके बाद मैं कॉमा लगा दूं तो इसका मतलब है रोको मत जाने दो। लेकिन अगर यही कॉमा मैं रोको के बाद लगा दूं, रोको मत जाने दो, इससे क्या हो जाता है, ज़मीन आसमान का इसके मीनिंग में फ़र्क हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, राइटिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। कि आप आपने कामा वहीं डाला हुआ हो, फुल स्टॉप वहीं डाला हुआ हो ताकि आपके पढ़ने वालों को समझ आए। ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड कैपिटलाइजेशन। तो अब देखें, ये मैकेनिक ऑफ राइटिंग इसने बताए हुए हैं, यहाँ पे सही नहीं पढ़े जा रहे थे तो मैंने खुद लिख दिए हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। ठीक है, कि किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज करके लिखना है। उसके बाद जाहिर सी बात है आपकी हैंड राइटिंग भी इतना अच्छी होनी चाहिए कि पढ़ी जा सके। उसके बाद है राइटिंग इन द सूटेबल स्टाइल, आपने देखना है कि किस तरह मुनासिब अंदाज में आप उसे लिख सकते हैं। इसी तरह चॉइस ऑफ वर्ड, जाहिर सी बात है आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लेवल के लोगों के लिए लिख रहे हैं और किस तरह के अल्फाज आपको यूज़ करने हैं। पंक्चुएशन, कि कहाँ पे कामा, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे इन्वर्टेड कामाज आने हैं। राइटिंग प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग आइडियाज़, कि किस तरह से आइडियाज़ कलेक्ट होते हैं। उसके बाद आपके पास है कंटेंट, जाहिर सी बात है कि जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, हैविंग अ क्लियर पर्पस फॉर द राइटिंग, जिस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं आपका जो मतलब है, जो मकसद है, वो क्लियर होना चाहिए। उसके एंड पे ग्रामर, जाहिर सी बात है जब आप ग्रामर का ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बात लोगों को समझ नहीं आएगी। उसके बाद ईमेल राइटिंग है। ईमेल राइटिंग वैसे आसान सी चीज़ है लेकिन ये फिर भी मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्सचेंज ऑफ मैसेज। ठीक है, ईमेल को प्रेफर क्यों किया जाता है, इसी वजह से प्रेफर किया जाता है क्योंकि आज तक इसके नेटवर्क में इशू नहीं आया। ठीक है, इसके नेटवर्क में इशू नहीं आया, अगर आया भी है तो कम से कम आया है। आपने देखा होगा कि बाद अवत फेसबुक के सर्वर डाउन हो जाते हैं, हर चीज़ के हो जाते हैं, लेकिन इसके कम से कम होते हैं। ठीक है, एसेंशियल ईमेल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, जिसे आप मुद्दा कहते हैं, कि आप जिस चीज़ के लिए किसी को मेल लिख रहे हैं, ठीक है, पर्पस फॉर द ईमेल, तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो इसके चांसेस हैं कि लोग आपकी मेल को इग्नोर कर दें। उसके बाद शुरू कैसे करते हैं, सबसे पहले अपनी ग्रीटिंग, जिसे हम अलैक्स लैक, दुआ सलाम करना कहते हैं, ये आपने करनी होती है। ठीक है, लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी आपने ये देखना होता है, मोर फॉर्मल भी होता है, लेस फॉर्मल भी होता है। आपने ये देखना है कि आप जिस शख्स को लिख रहे हैं उसके साथ आप कितना फ्रैंक हैं, वो आपका बॉस है, वो आपका जूनियर है, वो आपका दोस्त है, उसके मुताबिक आपने लिखना है। ठीक है, मोर फॉर्मल में क्या आता है, आप डेयर लिख सकते हैं, उसके बाद नेम लिखते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हेलो के बाद आप क्या करते हैं,
नेम लिखते हैं। इसी तरह लेस फॉर्मल में हाय या हे लिख के, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी होती है, जो चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं वो आप लिखते हैं। इसमें आपने वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, आपने देखना है कि जिस शख्स के लिए आप लिख रहे हैं उसके साथ आपने कैसी ज़बान इस्तेमाल करनी है। इसी तरह क्लोजिंग पैराग्राफ, समरी, एक्शन आइटम, पोलाइट क्लोजिंग, जाहिर सी बात है जब आप किसी से दूर हो रहे होते हैं तो नेक तमन्नाओं के साथ होते हैं, पोलाइट क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आगे इसने उसका पैटर्न दिया हुआ है। मोर फॉर्मल के साथ नीचे जो आपने एंडिंग करनी है, सिंसियरली कर सकते हैं, थैंक यू, बेस्ट, ये सारे। लेस फॉर्मल में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉक, सून, चीयर्स, सी यू, ये आप दोस्तों वगैरह के साथ या रिश्तेदारों के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखें ये उसने प्रॉपर पैटर्न दिया हुआ है। टू का क्या मतलब होता है, जिसको आप भेज रहे होते हैं उसका एड्रेस होता है, और नीचे सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसने सब्जेक्ट आगे बताया हुआ है, सब्जेक्ट की लाइन है ये ईमेल की बॉडी है मेन, ठीक है। ये सारी ईमेल की बॉडी है, जो जो चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है, पहले सब उससे पहले इंट्रोडक्शन है। उसके बाद देखें ईमेल सिग्नेचर है, यूज़ अ कोड जॉन डन, ठीक है, ताकि उसे पता चले कि जिस शख्स ने लिखा है वो कौन था। उसके बाद क्लोजिंग है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने अपना नाम वगैरह लिखना है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और ज़रूर याद रखें कि अगर आपको लगता है कि वीडियोस में किसी भी किस्म की इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं तो अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर किया करें, ज़रूर शेयर किया करें, और आपके आइडियाज़ का वेट रहेगा। थैंक यू सो मच।